अगर आपको विज्ञान समझ नहीं आता और आपको विज्ञान में टॉप भी करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड KMD सहारनपुर। और आज हम विज्ञान को कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको मज़ा भी आए बहुत ज़्यादा, समझ भी आए बहुत ज़्यादा और आपके नंबर भी आए बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आज हमारे पास टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का कक्षा 7 का विज्ञान। और इसमें आज हमारे पास है इकाई नंबर 4, यानी हमारे पास चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉर्ट लेक्चर में। और आपको कक्षा 7 विज्ञान क्लास 7 साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे आपके पास क्लास 6 साइंस की पूरी प्लेलिस्ट है, इसी तरीके से क्लास 7 साइंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो इकाई नंबर 4 है उसका नाम है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब आपका काम यह है कि आप हर एक बात को बहुत ध्यान से समझोगे। आपका पूरा फोकस समझने पर होना चाहिए। आपको बस ध्यान से समझते रहना है कि मैं किस किस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 विज्ञान इकाई नंबर 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ का रूप बदल रहा है। क्या बदल जाता है? रूप बदल जाता है, पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मान लो आपके पास द्रव है, पानी है। पानी को आपने ठंडा कर दिया रेफ्रिजरेटर में रखकर और वो बर्फ में बदल गया, यानी ठोस में। तो पानी था द्रव अवस्था में और बर्फ बनी है ठोस अवस्था में, पर है तो अब भी वो पानी ही। तो वो पदार्थ तो नहीं बदला ना, उसकी अवस्था ही तो बदली है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब यही है कि जब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन आ जाता है, पदार्थ नहीं बनता नया। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रूप। परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है। जैसे हमने पानी को ठंडा करके बर्फ में बदल दिया, तो रूप ही तो बदला है उसका, नया पदार्थ तो नहीं बना। अगला पॉइंट, भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ पहले रूप में आ सकता है। यदि आप उस बर्फ को फिर दोबारा से गर्म कर दोगे तो वो फिर दोबारा से पानी बन जाएगा। तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन के बाद पदार्थ पहले रूप में आ सकता है। भौतिक परिवर्तन की यही खासियत होती है कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है और दूसरा रूप फिर दोबारा से पहले रूप में आ सकता है। जैसे मान लो आपके पास पानी था और आपने पानी को ठंडा कर दिया, माइनस डेल्टा का मतलब ठंडा कर दिया, और वो बदल गया है बर्फ में, यानी एक नए रूप में आ गया है। यदि आप बर्फ को फिर गर्म कर दोगे तो वो फिर दोबारा से पानी में बदल जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 1, मोम को गर्म करने पर उसका ठोस से द्रव में बदल जाना। यदि आपके पास मोम है और आप उसे गर्म कर देते हो तो गर्म करने पर मोम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, और जब वो ठंडा होगा फिर दोबारा द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन की यही तो खासियत होती है। ये तो था पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, जल को ठंडा करने पर वह द्रव से ठोस में बदल जाता है, यानी वो बर्फ में बदल जाता है। और यदि बर्फ को फिर दोबारा आप गर्म कर दोगे तो वो फिर दोबारा से जल में यानी द्रव में बदल जाएगा। तीसरा उदाहरण, फोटोक्रोमिक चश्मे का धूप में काला हो जाना। तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे चश्मे लगाते हैं जो धूप में जाकर काले हो जाते हैं, और जैसे ही वे छाया में आएंगे फिर दोबारा से वे नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये भी कैसा परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की खासियत यही होती है कि भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ पहले रूप में आ सकता है। और एक खासियत ये होती है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इतना आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन के बाद हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। तो अगला हमारा हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की खासियत यह है कि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का सिर्फ रूप बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जो फिर दोबारा से पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकता। ठीक है।
तो यहाँ लिखी हुई है परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जिससे पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहले वाले पदार्थ को आप फिर दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, कागज को जलाने पर उसका काली राख में बदल जाना। यदि आपके पास कागज है, आपने उसे जला दिया तो उसकी बन जाएगी राख। अब राख से क्या दोबारा कागज आप बना दोगे? नहीं बना सकते। राख से आप दोबारा कागज नहीं बना सकते हो। क्लियर बात है, बिल्कुल। नंबर 2, चीनी को गर्म करने पर उसका भूरे या काले रंग के पदार्थ में बदल जाना। यदि आपने तवे के ऊपर चीनी रख के और उसे गर्म करना शुरू कर दिया ना, तो चीनी भूरे या काले रंग की हो जाएगी। अब यदि मैं कहूं कि भूरे या काले रंग की चीनी को फिर दोबारा से सफेद रंग की चीनी में बदल दो आप, तो कर दोगे इस काम को? नहीं हो सकता। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। वास्तविकता में जैसे कागज को जलाने पर नया पदार्थ बनाता राख, इसी तरह चीनी को जलाने पर नया पदार्थ जो बनता है वो सिर्फ कार्बन होता है, और कार्बन से फिर दोबारा से चीनी नहीं बना सकते आप। रासायनिक परिवर्तन की खासियत ये होती है कि उसमें पदार्थ जो है वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, और दूसरा पदार्थ फिर दोबारा से पहले पदार्थ में नहीं बदल सकता। जो हो गया वो हो गया, फिर दोबारा से उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला। ऐसे परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ का रूप बदलता है। जैसे पानी को ठंडा कर दिया, बर्फ बन गया, बर्फ फिर दोबारा से पानी में बदल सकता है। पानी को गर्म कर दिया तो भाप बन गई, भाप फिर दोबारा से पानी में बदल सकती है। तो पदार्थ का रूप ही तो बदला है। मोम को गर्म कर दिया तो वो पिघल गया, यानी द्रव अवस्था में बदल गया। ठंडा करोगे तो वो पिघला हुआ या द्रव अवस्था वाला मोम फिर दोबारा से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है जिसे पहले रूप में लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, और दूसरे पदार्थ को फिर दोबारा से आप पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हो। जो हो चुका है वो हो चुका है। नंबर 3, हल्दी को साबुन के संपर्क में लाने पर उसका लाल हो जाना। यदि आप हल्दी और साबुन को आपस में मिलाओगे तो हल्दी लाल हो जाएगी, और लाल होने के बाद उसे फिर दोबारा से आप पीली नहीं कर सकते हो। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 4, स्टार्च का आयोडीन विलयन से क्रिया करके नीला हो जाना। तो स्टार्च कहते हैं मंड को, जो आलू में भी पाया जाता है, चावलों में भी पाया जाता है। यदि उसकी आयोडीन के साथ आप क्रिया कर दो, आयोडीन में थोड़ा स्टार्च डाल दो आयोडीन विलयन में, तो वो स्टार्च या मंड हो जाता है कैसे रंग का? नीले रंग का हो जाता है। नीला या बैंगनी भी हो जाता है, थोड़ा सा डार्क कलर। उस स्टार्च को आप फिर दोबारा से उसके सामान्य रंग में नहीं ला सकते। यानी यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की यही खासियत होती है कि इसमें पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है, और वो जो नया पदार्थ आपको प्राप्त होता है उसे आप फिर दोबारा से पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकते हो। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा है कि तीर जब कमान से छूट गया तो छूट गया, गोली बंदूक से निकल गई तो निकल गई, और वो वापस घूम के बंदूक में नहीं लग सकती। आपकी मुंह से कोई अच्छा शब्द या गलत शब्द निकल गया तो निकल गया, वो फिर दोबारा से वापस नहीं लिया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा ही है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, और दूसरा पदार्थ फिर दोबारा से पहले पदार्थ में नहीं बदल सकता। जबकि ये होती है रासायनिक परिवर्तन की खासियत कि पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है, और वो नया पदार्थ फिर दोबारा से पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकता। भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि उसमें पदार्थ नए पदार्थ में नहीं बदलता, पदार्थ का रूप बदलता है, उसका रूप बदलता है। ठीक है। तो यहाँ एक हेडिंग है नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जहां भी मैं नोट ब्लॉक या क्लाउड बनवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि मोम का पिघलना तथा जमना ये भौतिक परिवर्तन है। ये तो आप बता ही दोगे, मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। भाई जब कोई मोमबत्ती जलती है ना, मान लो हमारे पास ये एक मोमबत्ती है, ये हमारे पास एक मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जल रही है। तो अब मुझे बताओ कि जलने पर यहाँ दो बातें हो रही हैं। कुछ तो मोम पिघल पिघल के नीचे गिर रहा होगा, और कुछ मोम पिघलने के बाद वो जल रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ मोमबत्ती जब पूरी जल जाएगी
तो आपके पास जो मोम बचेगा ना पिघला हुआ या जमा हुआ, वो उतना नहीं होगा जितना स्टार्टिंग में था। कुछ मोम तो जलकर खत्म हो चुका है ना, और कुछ मोम पिघलकर नीचे गिर चुका है और जम चुका है। तो इसका मतलब जब कोई मोमबत्ती जलती है ना, तो उसमें मोम ही जलता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। पर मोमबत्ती के जलने समय, कुछ जलते समय जो कुछ मोम पिघलता है, वो भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें मोम जलता है, जिसकी वजह से आग लगती है इसकी बत्ती में, मोम की बत्ती में। तो यहाँ इस बात को समझाया गया है कि मोम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल फिर दोबारा से क्रिया करके मोम और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इसलिए हम कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है और दूसरा रूप फिर दोबारा से पहले रूप में नहीं बदला जा सकता। यानी नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ फिर दोबारा से पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकता। तो ये तो दो बात हैं। तीसरी बात, ग्लूकोज का जल में घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। आपने ग्लूकोज को या चीनी को, शक्कर को, नमक को पानी में घोल दिया, तो आप उनसे अलग भी कर सकते हो। मान लो आपने ग्लूकोज घोल रखा पानी में, तो ग्लूकोज का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उस पानी को यदि गर्म करोगे ना, ग्लूकोज घुले हुए पानी को, तो पानी तो सारा उड़ जाएगा और क्या बच जाएगा उसमें बताओ? ग्लूकोज बच जाएगा। यानी आप पानी से ग्लूकोज को अलग भी कर सकते हो यदि घोल सकते हो तो। नंबर 4, कली चूने का जल में घुलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कली चूने का मतलब बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझे हुए चूने को आप पानी में घोलते हो, तो घुलने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने में बदल जाता है, जो एक नया पदार्थ है, और उसे फिर दोबारा से आप पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकते हो। तो कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इतने सारे पॉइंट बना रखे हैं। नंबर 5, फिटकरी के रवे यानी क्रिस्टल का बढ़ना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। फिटकरी के रवे, फिटकरी का जो क्रिस्टल होता है, उसे पानी में गिर तो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, वो एक भौतिक परिवर्तन है। नंबर 6, बीज का पौधे के रूप में बढ़ना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि बीज को आपने बो दिया और वो अंकुरित होकर पौधे में बदल गया, तो पौधे से फिर दोबारा वापस बीज नहीं बन सकता है। पौधे से बीज तो बनेगा जब पौधा बड़ा हो जाएगा, जब उस पर फूल खिलेंगे, और फूल से फिर फल बनेगा, और फल से बीज। पर वो कोई परिवर्तन रिवर्स थोड़ा ही हुआ, उल्टा थोड़ा ही हुआ। तो बीज का पौधे के रूप में बढ़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। नंबर 7, गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना, भौतिक परिवर्तन। यदि आपके पास गर्म जल से भरा हुआ डिब्बा है और उस पर आपने ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर, तो वो पिचक जाएगा, और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में पहुंचेगा फिर दोबारा से फूल जाएगा। तो ये तो एक भौतिक परिवर्तन है। ऐसा तो है नहीं कि गर्म जल से भरे डिब्बे के ऊपर आप ठंडा पानी डाल दोगे तो वो डब्बा पिचक तो गया, फिर दोबारा से कभी वो फूल ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ा ही होगा, फूल सकता है, उसका रूप भी तो बदला है, पदार्थ थोड़ा ही बदला है। नंबर 8, सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया, रासायनिक परिवर्तन है। यदि सोडियम के ऊपर आपने ठंडे पानी की क्रिया कर दी, तो वहां एक विस्फोट होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद नंबर, और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। नंबर 9, जूते का पॉलिश से चमकना, भौतिक परिवर्तन है। यदि आपने जूतों के ऊपर पॉलिश कर दी, तो आपके जूते चमक जाएंगे, हमें हमेशा चमके रहेंगे। आपके एक दिन के पहनने के बाद फिर दोबारा से हमें डल हो जाएंगे, फिर पॉलिश करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जूते एक बार चमक गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी चमकना उनका बंद ही नहीं होने का, फिर दोबारा से आपको पॉलिश करनी पड़ेगी। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। नंबर 10, जुगनू का चमकना, रासायनिक परिवर्तन है। जुगनू का चमकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें ल्यूसीफेरिन पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जुगनू में, जिसे पटबीजना भी कहते हैं सहारनपुर के गांवों में, जुगनू या पटबीजना। ल्यूसीफेरिन उसमें एक रासायनिक पदार्थ है, वो एटीपी के साथ क्रिया करता है, और उसमें मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन, इन सब की क्रिया से वो चमकता है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया है जुगनू का चमकना। उसके बाद नंबर 11, दिखाई दे रहा ना आपको? नंबर 11, लोहे व गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना, भौतिक परिवर्तन। लोहे और गंधक के चूर्ण को आपस में मिला दिया, तो आप उन्हें अलग भी कर सकते हो चुंबक के द्वारा। लोहा सारा चिपक जाएगा ना चुंबक के ऊपर। तो ये कितने हुए अभी एग्जाम्पल? 11 हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 11 के 11। 12वां देखो, गर्म करने पर लोहे का लाल हो जाना, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ठंडा होने पर फिर वो अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा।
नंबर 13, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक बार जितने लोहे पर जंग लग चुका है वो लोहा आपका फिर दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकता, उतना तो लोहा खराब ही हो जाएगा। यानी जब लोहे पर जंग लगता है ना, तो लोहा तो होता है Fe और जंग होता है Fe2O3 इंटू XH2O, ये होता है जंग का सूत्र। तो लोहा आयरन ऑक्साइड यानी जंग में बदल जाता है, और जंग में बदल जाता है तो वो जंग फिर दोबारा से लोहे में नहीं बदल सकता, यानी वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला हमारा हेडिंग है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। क्या अंतर होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में? वैसे तो आपको पता चल गया कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का रूप बदलता है, ना कि पदार्थ बदलता है। और वो जो नया रूप पदार्थ का हमें प्राप्त होता है उससे पहले वाले रूप को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप नहीं बदलता, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। नहीं 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 नहीं, पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, और दूसरे पदार्थ को फिर दोबारा से आप पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हो। यही तो था रासायनिक परिवर्तन। तो इधर तो हमने लिख रखा है भौतिक परिवर्तन, और इधर लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, यानी पहली वाली अवस्था दोबारा आप प्राप्त कर सकते हो, तो भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी से बर्फ बना दिया तो बर्फ से फिर दोबारा पानी आप प्राप्त कर सकते हो, तो भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, पहली अवस्था को आप नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि यदि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है, इसमें बनता है नया पदार्थ। उसके बाद भौतिक परिवर्तन का अगला पॉइंट, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी हमेशा के लिए नहीं होता, पहली अवस्था में उसमें उसे आना ही है जरूर। जैसे मान लो मेरे पास एक रबड़ बैंड है, उसे मैंने खींच के लंबा कर दिया, तो वो हमेशा लंबा ही थोड़ा ही रह जाएगा रबड़ बैंड, छोड़ूंगा तो फिर दोबारा से छोटा हो जाएगा, यानी उसे पहली अवस्था में आना ही है। भौतिक परिवर्तन की ये खासियत होती है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, जो हो गया वो हो गया। कागज को जला के राख बन गई तो राख बन गई, राख से फिर दोबारा से कागज नहीं बनने वाला। अगला नंबर, ये भौतिक परिवर्तन परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। परिवर्तन जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव हो जाता है, रासायनिक गुणों में नहीं। जैसे अवस्था बदल जाती है, रंग बदल जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण भी बदल जाते हैं और रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब वापस लौटने वाले अपनी अवस्था में, और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। नॉर्मली रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि उसमें पदार्थ पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकता। तो मुझे उम्मीद है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण क्या होता है? आपने क्रिस्टल तो देखे होंगे, चीनी के क्रिस्टल, चीनी के घनाकार दाने। मिस्री के क्रिस्टल चीनी के क्रिस्टल से भी बड़े होते हैं, और नमक के क्रिस्टल होते हैं छोटे, क्योंकि हमने देखा है पिसा हुआ नमक। यदि आप साबुत नमक देखोगे तो उसमें नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे। तो क्रिस्टल का मतलब विशेष आकृति के टुकड़े। तो किसी पदार्थ के विलयन से उस पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं, जिस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। और हम समुद्र के पानी से जो नमक अलग करते हैं वो क्रिस्टलीकरण क्रिया के द्वारा ही करते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा? क्रिस्टलीकरण। तो हमारे पास जो समुद्री जल है उसे हम क्यारियों में भर देते हैं, और क्यारियों में जब भरते हैं तो पानी उड़ता है। जितना पानी उड़ता जाएगा, हमारा जो विलयन है वो नमक का विलयन ही तो है समुद्री जल, वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा यानी सांद्र होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको क्यारी के बॉटम में, तली में
नमक की एक लेयर जमी हुई दिखाई देगी, जैसे घर पे मम्मी एक बड़ी सी प्लेट में या थाली में पंजीरी जमा देती है ना, ऐसी लेयर दिखाई देगी। और उस लेयर को जब आप तोड़ोगे तो नमक जो है एक स्पेशल मैनर में, एक स्पेशल पैटर्न में ही टूटेगा। उसके सारे पार्टिकल्स एक निश्चित आकृति के होंगे, एक जैसी शक्ल वाले, छोटे बड़े हो सकते हैं पर उनकी शक्ल सूरत एक जैसी ही होगी। तो वो जो एक निश्चित शक्ल सूरत वाला टुकड़ा होता है ना किसी भी पदार्थ का, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है समुद्री जल से नमक का क्रिस्टलीकरण। नमक को ऐसे ही तो प्राप्त किया जाता है। जैसे गन्ने के रस से चीनी का क्रिस्टलीकरण, गन्ने के रस से चीनी भी तो ऐसे ही प्राप्त की जाती है। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण, तो कॉपर सल्फेट भी क्रिस्टल के रूप में इसी तरीके से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ है पदार्थ और पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिस्टल सुई की आकृति का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल देखोगे तो ऐसे होंगे, ऐसे सुई जैसे। जैसे आपकी मम्मी कभी कभी वो मैदे से, आटे से या सूजी के वो बनाती है ना, वो जमे ऐसे करके ऐसे, और फिर उन्हें हम खाते हैं। नमक के भी बनते हैं, वे मीठे भी। सिवैया के छोटे भाई जमे। सिवैया जो होती है ना, सीवनी या सिवैया जो होती हैं, वे तो थोड़ी बड़ी होती हैं, और जो जमे हैं वे छोटे हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं ऐसे। ठीक है। तो सुई जैसी आकृति के क्रिस्टल यानी जवों जैसे होते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल। उसके बाद टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल होते हैं मकड़ी के जाले की आकृति के। जैसा मकड़ी का जाला होता है ना, ऐसी आकृति के होते हैं टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल। टार्टरिक अम्ल के क्रिस्टल तारे की आकृति के होते हैं, स्टार शेप, तारे जैसे। ठीक है। स्टार शेप तो समझते हो, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो क्रिस्टल किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, यह ध्यान रखना। ये सवाल आता है, यह रिक्त स्थान में भी आ सकता है, सही गलत में भी आ सकता है, जोड़े मिलाओ में भी आ सकता है। क्रिस्टल किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। यदि सबसे शुद्ध पदार्थ आपको देखना है तो क्रिस्टल है। सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है? क्रिस्टल। लो भाई, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपके समझ में आया होगा पूरा। इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 पूरी किताब को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे एक दिन। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो और रिवीजन करते रहो बार 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 बार। जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर, आज का वीडियो, आज का चैप्टर आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल कर देना लाइक। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है बेटे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने आप लिखकर अपने नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय, टेक केयर।